डॉक्टर एस एन तिवारी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 के अंतर्गत काव्य साहित्य के विकास पर आधारित 35 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यानी कि प्रश्न में बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पहला ऑप्शन है लोकायतन, दूसरा ऑप्शन है चिदंबरा, तीसरा ऑप्शन है कला और बूढ़ा चांद और चौथा ऑप्शन है पल्लव। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह सी ऑप्शन सही होगा, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद पर जो है सुमित्रा नंदन पंत को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्यारे बच्चों, यदि अन्य विकल्प पर हम बात करते हैं तो इसमें जो पहला विकल्प दिया गया है लोकायतन, लोकायतन पर जो है सुमित्रा नंदन पंत को जो है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। नोट कर लीजिएगा, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जो है इस रचना पर इनको मिला था। जबकि हम चिदंबरा की बात करते हैं तो चिदंबरा पर इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह जो है सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसमें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो है 11 लाख रुपये और वाग्देवी की एक प्रतिमा दी जाती है। अन्य विकल्प जो है पल्लव जो है यह जो है भी पंत की रचना है और 1928 ईस्वी में यह रचना लिखी गई थी और यह छायावाद की जो है श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। यानी कि इसमें बताना है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1951 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1959, सी ऑप्शन है 1979 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1987। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है तीसरा सप्तक का प्रकाशन जो है अज्ञे द्वारा जो है 1959 ईस्वी में किया गया था। यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। यानी कि बात करें सप्तक की तो अज्ञे द्वारा जो है 4 सप्तक निकाले गए थे। पहले का नाम था तार सप्तक जो कि 1943 ईस्वी में निकला था और इसी इन सप्तक के साथ जो है प्रयोगवाद की शुरुआत होती है। दूसरा सप्तक जो निकला 1951 ईस्वी में निकला था। तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में निकला था और चौथा सप्तक जो है 1979 ईस्वी में निकला था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, परिमल के रचनाकार हैं। यानी कि परिमल जो रचना है यह किसकी रचना है। सुमित्रा नंदन पंत, गजानंद माधव मुक्तिबोध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह सी विकल्प सही है। यानी कि परिमल रचना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। निराला जी की अन्य रचनाओं की हम बात करें तो इनकी कृतियों का नाम है अनामिका। नोट करते चलिएगा, अनामिका इनकी कृति है। फिर इसके बाद है परिमल, फिर इसके बाद है गीतिका, तुलसीदास इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब अन्य विकल्प पर चलते हैं तो अन्य विकल्प की यदि हम बात करें तो इसमें जो दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत भी जो है छायावाद युग के अंतर्गत आते हैं और इनकी प्रसिद्ध कृति का जो नाम है सुमित्रा नंदन पंत के चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। गजानंद माधव मुक्तिबोध यह जो है प्रयोगवादी कवि हैं, प्रयोगवाद के अंतर्गत आते हैं और इनकी प्रमुख रचनाओं की यदि हम बात करें गजानंद माधव मुक्तिबोध के तो इनकी प्रसिद्ध रचना है चाँद का मुँह टेढ़ा और यह रचना
1864 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। एक और रचना है इनकी, भूरी 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 इनकी और रचना है भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल इनकी एक और रचना है जो कि 1980 में प्रकाशित हुई थी। अन्य विकल्प में बात करें तो महादेवी वर्मा की जो रचना है या कृतियां हैं, नीरजा है, निहार है, रश्मि है, वीणा रश्मि है, ये सब रचनाएं जो है महादेवी वर्मा की हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कमायनी में सर्गों की संख्या है, यानी कि पूछा जा रहा है कि कमायनी में सर्गों की संख्या कितनी है, 12, 14, 15 और 17। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह सी विकल्प सही है, यानी कि कमायनी में जो सर्गों की संख्या है वह कितना है, 15 है। आपको बता दें कि कमायनी जो है छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद की कृति है और इसमें जो है टोटल 15 सर्ग हैं। इसका जो पहला सर्ग है उसका नाम है चिंता और अंतिम जो सर्ग है उसका नाम है आनंद। और इसमें यानी 15 सर्ग की बात करें तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये 15 इसके सर्ग हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसाद की कृति जिसके नायक मनु हैं, यानी कि पूछा जा रहा है कि प्रसाद की कौन सी कृति है जिसके नायक मनु हैं। प्रेम पथिक, कामायनी, झरना, कानन, कुसुम। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह बी ऑप्शन है, यानी कि कामायनी के जो नायक हैं वो कौन हैं, मनु हैं। इसके देखिए कामायनी के जो पात्र हैं उनकी बात करें तो इसमें जो है मनु जो हैं यह मन के प्रतीक माने जाते हैं। इसके बाद है श्रद्धा जो हृदय की प्रतीक मानी जाती हैं। फिर इसके बाद है ईड़ा जो है बुद्धि की प्रतीक मानी जाती है। और इसके बाद जो है यह जो कमायनी रचना है यह 1935 ईस्वी में यह रचना लिखी गई थी, यानी कि कमायनी की रचना जो है 1935 ईस्वी में हुई थी। 1935 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। अन्य रचनाओं की बात करते हैं तो इसमें है प्रेम पथिक जो है जयशंकर प्रसाद की ही कृति है। यह 1914 ईस्वी में यह रचना जो है 1914 ईस्वी में लिखी गई थी। पहले यह ब्रज भाषा में थी, बाद में इसका खड़ी बोली में कर लिया गया था। इसके बाद है झरना जो है प्रसाद के जो 1918 में लिखी गई यह रचना है और इसी से जो है छायावाद की शुरुआत मानी जाती है। कानन कुसुम 1913 ईस्वी में जो है जयशंकर प्रसाद की कृति है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदित रचना है, यानी कि पूछ रहा है अनुदित रचना। देखिए दो प्रकार की रचनाएं होती हैं, एक मौलिक कृति होती है, एक अनुदित कृति होती है। अनुदित कृति का मतलब है कि किसी भाषा में वह रचना लिखी गई है और उसका बाद में जो है अनुवाद कर दिया गया। मौलिक कृति का मतलब है कि जो लेखक उसको स्वयं लिखता है। तो इसमें है ऑप्शन जो है पहला मेघनाद वध, बी है यशोधरा, सी है प्रदक्षिणा और डी है सिद्धराज। तो इसमें बताना है कि मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना अनुदित है, यानी कि जिसका अनुवाद किया गया है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह ए ऑप्शन सही है, यानी कि मेघनाद वध का इन्होंने अनुवाद किया था। यह माइकल मधुसूदन की रचनाओं का इन्होंने मधुप नाम से यानी कि माइकल जो मधुसूदन थे उनकी रचनाओं का जो है मधुप नाम से इन्होंने अनुवाद किया था और वह रचना है मेघनाद वध। इसके बाद अन्य विकल्प की बात करते हैं हम तो इसमें है यशोधरा रचना जो है इनका एक चंपू काव्य है। पूछा गया है कई बार कि यशोधरा किस प्रकार की कृति है, तो चंपू काव्य की बात करें तो चंपू काव्य किसको कहते हैं,
ऐसी रचना जिसमें गद्य और पद्य दोनों क्या हों, मिश्रित होते हैं, उसको हम चंपू काव्य कहते हैं। इसके बाद प्रदक्षिणा भी इन्हीं की कृति है, मैथिली शरण गुप्त की ही है, और सिद्धराज भी मैथिली शरण गुप्त की ही रचना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यशोधरा के रचनाकार हैं, वही पूछ लिया गया कि यशोधरा के रचनाकार कौन हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें जो है सही ऑप्शन जो होगा वह है बी ऑप्शन सही है, यानी कि यशोधरा किसके द्वारा लिखी गई है, तो मैथिली शरण गुप्त की कृति है। अन्य विकल्प पर बात करते हैं तो इसमें जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की यदि हम बात करें तो इनकी प्रसिद्ध कृति का नाम है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो कि 1914 ईस्वी में लिखी गई यह कृति है। और प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो प्रिय प्रवास। इसके लेखक कौन हैं या इसके रचयिता कौन हैं, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। पर सर्वप्रथम यह जो रचना है यह जो है पहले इसका नाम प्रिय प्रवास नहीं था, पहले इसका नाम था ब्रजांगना विलाप। ब्रजांगना विलाप के नाम से यह पहले छपा था, अब बाद में इसका नाम जो है हो गया था प्रिय प्रवास। इसमें जो है राधा और कृष्ण का वर्णन है, और इसमें जो है राधा को लोक सेविका के रूप में और कृष्ण को लोक सेवक के रूप में दिखाया गया है। और इसमें श्री कृष्ण के जो है ब्रज से जब मथुरा गमन तक की पूरी कहानी इसमें वर्णित है। इसके बाद एक विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो इनकी प्रसिद्ध कृति है कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है, प्रणभंग है, रेणुका है, हुंकार है, आदि सभी कृतियां जो है रामधारी सिंह दिनकर की हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, यानी कि पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। पल्लव, स्वर्णधूल, ग्रंथ, रसवंती। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह डी ऑप्शन सही है। रसवंती रचना जो है सुमित्रानंदन पंत की नहीं है। रसवंती रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की यह कृति है, कौन सी, रसवंती। और अन्य विकल्प की यदि हम बात करें तो इसमें जो है पल्लव जो है यह पंत की रचना है, और पल्लव को जो है छायावाद युग का सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है, और यह रचना 1928 ईस्वी में लिखी गई थी। इसके बाद स्वर्णधूल भी जो है पंत की रचना है, और ग्रंथ भी जो है पंत की रचना है। अन्य रचनाओं की बात करें पंत के तो उच्छ्वास है, ग्रंथि है, वीणा है, पल्लव है, गुंजन है, युगांतर है, युगवाणी है, स्वर्णधूल है, आदि सभी रचनाएं जो है सुमित्रानंदन पंत की हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, यानी कि इसमें बताना है कि कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। रसकलश, युगांतर, ग्राम्या, हुंकार। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह ए ऑप्शन सही है। रस कलश जो है किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की यह कृति है, और यह कृति जो है 1940 ईस्वी में लिखी गई थी, और यह ब्रज भाषा में है। इसीलिए पूछा जाता है कि रस कलश की भाषा कौन सी है, तो यह किस भाषा में लिखी गई कृति है, तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। अयोध्या सिंह उपाध्याय के अन्य कृतियों की हम बात करें तो प्रिय प्रवास, जैसा कि आप जानते हैं, जिसे जो है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इनकी एक और रचना है वैदेही वनवास। वैदेही वनवास जिसमें 18 सर्ग हैं, और इसे जो है खड़ी बोली हिंदी का दूसरा महाकाव्य माना जाता है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की एक और रचना है जिसका नाम है पारिजात। पारिजात, और इसमें जो है 15 सर्ग हैं। यह भी पूछा गया था इस बार परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में यह पूछा गया था कि पारिजात में सर्गों की संख्या कितनी है, तो कितनी सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। इसके बाद अन्य विकल्प की हम बात करते हैं
तो इसमें हम देखते हैं कि युगांतर जो रचना है यह पंत की है, और ग्राम्या भी रचना जो है यह पंत की है, जिसमें ग्राम गीतों का संकलन किया गया है। और हुंकार जो रचना है यह रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रीतिकाल से संबंधित रचना है, इसमें बताना है कि कौन सी रचना जो है रीतिकाल से संबंधित है। पद्मावत, आखिरी कलाम, सूरसागर, बिहारी सतसई। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह डी आंसर सही है। बिहारी सतसई जो है यह रीतिकाल की रचना है। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह बिहारी के द्वारा लिखी गई है। बिहारी के द्वारा यह लिखी गई कृति है, और इसमें जो है 719 दोहे हैं। और यह जो बिहारी जो सतसई है यह ब्रज भाषा में है, यानी कि इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। यह किसकी रचना है? बिहारी की है। और इसमें कितने दोहे हैं? तो 719 दोहे इसमें हैं। अन्य विकल्प की हम बात करते हैं, तो अन्य विकल्प को हम देख लेते हैं। इसमें दिया गया है पद्मावत। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की कृति है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पद्मावत में कितने सर्ग हैं? 57 सर्ग हैं। और पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिखी हुई रचना है। आखिरी कलाम यह भी जो है मलिक मोहम्मद जायसी की ही कृति है, और इसमें जो है क़यामत का वर्णन किया गया है, और इसमें अंतिम मुग़ल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। और ये दोनों रचनाएं जो हैं, यह जो है पद्मावत और आखिरी कलाम जो है, दोनों रचनाएं अवधी भाषा में हैं, अवधी भाषा में लिखी गई हैं। इसके बाद एक अन्य विकल्प है सूरसागर। सूरसागर जो रचना है वह महाकवि सूरदास की रचना है, और इसका जो कथानक है वह भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित है। और इसमें जो है सूरसागर में 12 स्कंद है। पूछा जाता है कि सूरसागर कितने स्कंदों में विभाजित है? तो कितने स्कंद में है? 12 स्कंद में यह विभाजित है। और भ्रमर गीत जो है सूरसागर का ही भाग है, जो कि हम लोग इसको 12वीं की क्लास में इसे हम पढ़े हैं। भ्रमर गीत सूरसागर का ही है, भाग है। और यह जो रचना है यह सूरसागर जो है ब्रज भाषा की कृति है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छायावादोत्तर कवि हैं, यानी कि कौन से जो कवि हैं छायावादोत्तर हैं। छायावादोत्तर का मतलब है कि उत्तर छायावादी कवि माने जाते हैं। इसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर और रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह डी आंसर इसका सही है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को जो है छायावादोत्तर कवि माना जाता है, यानी कि यह जो है उत्तर छायावाद के अंतर्गत आते हैं। अन्य विकल्प की यदि हम बात करें इसमें, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो है भारतेंद्र युग के हैं। मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग के कवि हैं, जबकि जगन्नाथ दास रत्नाकर भी द्विवेदी युग के कवि हैं। और जगन्नाथ दास रत्नाकर इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि द्विवेदी युग आते आते जो है गद्य और पद्य दोनों की भाषा क्या हो गई थी? खड़ी बोली हो गई थी। और खड़ी बोली हो गई थी, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है पुरानी परिपाटी का ही अनुसरण करते हुए इन्होंने अपनी रचनाएं जो है ब्रज भाषा में लिखा है, इसलिए यह महत्वपूर्ण द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि के अंतर्गत आते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कठिन काव्य का प्रेत कहे जाते हैं, यानी कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? भूषण, घनानंद, केशव, जायसी। तो इसका जो सही आंसर है वह सी ऑप्शन सही है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। पूछा जाता है कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। प्यारे बच्चों, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछा जाएगा कि कठिन काव्य का प्रेत केशव को किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है। और कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशव को कहा जाता है। अन्य विकल्प की यदि हम बात करें तो इसमें है भूषण,
भूषण जो है रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं और रीतिकाल के एक ऐसे कवि थे, क्योंकि सब रीतिकाल के जितने भी कवि थे वह श्रृंगार रस में रचनाएं कर रहे थे, श्रृंगार रस में अपनी कविताओं को लिख रहे थे। लेकिन भूषण एकमात्र ऐसे कवि थे जो वीर रस में कविताएं लिख रहे थे। यह पूछा जाता है कि रीतिकाल का कौन सा कवि है जो वीर रस में रचनाएं लिख रहा था, तो वो कौन है? भूषण है। यदि हम घनानंद की बात करें तो यह रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत घनानंद जी आते हैं। और यदि हम घनानंद के रचनाओं की बात करें तो इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं सुजान सागर, विरह लीला, इश्क लता, इश्क लता, यानी कि 3 रचनाएं इनकी प्रसिद्ध हैं। एक है सुजान सागर, एक है विरह लीला और एक है इश्क लता। अन्य विकल्प की बात करते हैं, जैसे जायसी जी। जायसी जी जो है भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भक्ति काल को 2 धाराओं में बांटा गया है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को भी 2 शाखाओं में बांटा गया, एक था ज्ञानाश्रयी शाखा, एक था प्रेमाश्रयी शाखा। तो जायसी जो है प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं और यह जो है प्रेमाश्रयी शाखा को ही सूफी काव्यधारा भी कहा जाता है। और सूफी काव्यधारा के अगर श्रेष्ठ कवि की बात करें तो उसके अंतर्गत जायसी जी आते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं की बात हम करें तो इनकी रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कन्हावत आदि रचनाएं जो है जायसी जी की हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शोक गीत है राम की शक्ति पूजा, मौन निमंत्रण, सरोज स्मृति, अंधेरे में। प्यारे बच्चों, जो आप लोग यदि पीछे के वीडियो को देखे होंगे तो इस प्रश्न पर चर्चा की गई है कि हिंदी का प्रथम शोक गीत किसे माना जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह सी ऑप्शन सही है, सरोज स्मृति। सरोज स्मृति को हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम शोक गीत, प्रथम शोक गीत। अगर प्रश्न पूछे कि हिंदी साहित्य का प्रथम शोक गीत किस रचना को माना जाता है तो सरोज स्मृति को माना जाता है। प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि यह जो सरोज स्मृति है यह निराला की कृति है और यह जो रचना है 1935 ईस्वी में लिखी गई थी। यानी कि 1935 ईस्वी में यह रचना लिखी गई है और यह किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि सरोज इनके पुत्री का नाम था और अब इनकी पुत्री का जब देहांत हो जाता है तो उन्हीं के याद में इन्होंने सरोज स्मृति लिखा है, जिसे हिंदी साहित्य का प्रथम शोक गीत भी कहा जाता है। अन्य विकल्प की यदि हम बात करें तो राम की शक्ति पूजा, यह भी निराला की ही रचना है, जिसमें जो है राम जो रावण पर आक्रमण करते हैं तो उनके मन में जो संशय उत्पन्न होता है उसका बड़ा ही मनोहारी चित्रण इस कृति के अंतर्गत किया गया है, राम की शक्ति पूजा। इसके बाद बात करते हैं अन्य विकल्प में। मौन निमंत्रण जो है यह पंत की रचना है। मौन निमंत्रण जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। जबकि अंधेरे में जो कविता है, अंधेरे में कविता जो है यह मुक्तिबोध की रचना है। किसकी रचना है? मुक्तिबोध की रचना है। पूछ ले कवि कि अंधेरे में कविता किसकी है तो यह मुक्तिबोध की रचना है या मुक्तिबोध की कविता है। यह लंबी कविता के अंतर्गत आती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है, यानी कि कौन सी रचना द्विवेदी युग में हुई है? प्रिय प्रवास, कामायनी, युगांत, गीतिका। तो जो सही ऑप्शन है वह ये ऑप्शन सही है, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास की रचना कब हुई है? 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में। जैसा कि आप जानते हैं कि द्विवेदी युग का जो समय है 1900 से 1918 के समय को हम लोग हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति है, जिसे जो है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। अन्य विकल्प की यदि हम बात करें तो इसमें है कामायनी। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की कृति है। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की कृति है और यह 15 सर्गों में विभक्त है। गीतिका की बात करें तो यह गीतिका जो है निराला की कृति है। गीतिका
निराला की कृति है। और युगांत की बात करें तो युगांत जो है सुमित्रा नंदन पंत की कृति है। और इसी कृति से के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत जो है छायावाद के अंत की घोषणा करते हैं, इसीलिए इसका नाम है युगांत, यानी कि युग का अंत। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या है, यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। 8, 7, 9, 6। तो जो इसका सही आंसर होगा वह बी विकल्प सही होगा, यानी कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं, कुल 7 कांड हैं। रामचरितमानस किसकी कृति है, तो तुलसीदास की कृति है, तुलसीदास की कृति है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो रामचरितमानस की जो भाषा है वह अवधी है, यानी कि यह कृति अवधी भाषा में लिखी गई है। यदि हम रामचरितमानस के कांड की बात करें क्रमवार, पूछा जाता है कि रामचरितमानस के 7 जो कांड हैं उनका क्रम लिखिए, तो इसमें जो है पहला जो है बालकांड है, नोट कर लेंगे आप। बाल कांड इसका जो है पहला कांड है। दूसरा है अयोध्या कांड, अयोध्या कांड दूसरा कांड है। तीसरा जो कांड है उसका नाम है अरण्य कांड, अरण्य कांड तीसरा कांड है। जबकि चौथे कांड का नाम है किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड चौथा कांड हो गया। पांचवें कांड की हम बात करें तो पांचवा कांड है सुंदर कांड, पांचवा है सुंदर कांड। और छठे कांड का नाम है लंका कांड, लंका कांड, इसी को युद्ध कांड के नाम से भी जानते हैं। और अंतिम जो 7वां कांड है उसका नाम है उत्तर कांड, उत्तर कांड। यानी कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। पहला जो कांड है उसका नाम है बालकांड और अंतिम कांड जो है उसका नाम है उत्तर कांड। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है। देखिए प्यारे बच्चों, यह पीछे प्रश्न आया है और इसकी व्याख्या को मैं बताया हूँ कि कौन सा रीतिकाल का कवि है जो वीर रस में रचनाएं करता था। घनानंद, भूषण, बिहारी, सेनापति। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह बी ऑप्शन सही होगा, भूषण। भूषण एकमात्र ऐसे कवि थे जो रीतिकाल में जो है वीर रस में रचनाएं कर रहे थे। यदि हम घनानंद की बात करें तो यह रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं और इनकी रचनाओं की यदि बात करें हम, यह रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। और रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत 5 कवि आते हैं, घनानंद हैं, बोधा हैं, आलम हैं, ठाकुर हैं और द्विजदेव। यह जो है रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। और इनकी रचना की यदि हम बात करें तो सुजान सागर इनकी प्रसिद्ध कृति है, सुजान सागर। अगले विकल्प की बात करें तो इसमें बिहारी हैं। बिहारी जो हैं यह रीतिकाल के अंतर्गत जो है रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं और उनकी एकमात्र कृति है बिहारी सतसई। अगले ऑप्शन की बात करें हम तो अगला जो ऑप्शन है सेनापति। सेनापति जो है ये भी रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं और यह रीतिबद्ध कवि हैं। और सेनापति के बारे में कहा जाता था कि ये रामो उपासक कवि हैं, यानी कि पूछा जाता है कि रीतिकाल का कौन सा एकमात्र कवि है जो रामो उपासक था, यानी कि राम की उपासना किया है। रामोपासक, रामो देखते हैं, रामो उपासक थे, यानी कि इन्होंने राम की उपासना की है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता हैं। मुक्तिबोध, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर। तो सही ऑप्शन होगा मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जो हैं चांद का मुंह टेढ़ा, इनकी 2 कृतियां हैं। चांद का मुंह टेढ़ा कब लिखी गई थी यह कृति, तो
1864 ईस्वी में यह रचना लिखी गई थी। एक इनकी और प्रसिद्ध कृति है भूरी भूरी खाक, भूरी भूरी खाक धूल। यह रचना 1980 ईस्वी में लिखी गई थी। और जो है मुक्तिबोध की यदि बात करें हम तो यह प्रयोगवाद के अंतर्गत आते हैं, यानी कि प्रयोगवादी कवि हैं। अन्य विकल्प की यदि हम बात करते हैं तो अज्ञेय जी को जो है प्रयोगवाद का जनक भी कहा जाता है। और अज्ञेय जी की रचनाओं की यदि हम बात करें तो हरी घास पर क्षण भर, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, यह सब रचनाएं जो है अज्ञेय जी की हैं। यदि हम बात करें भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र की प्रसिद्ध कृति का नाम है गीत फरोश। बहुत बार पूछा गया है कि गीत फरोश किसकी रचना है। गीत फरोश नोट करेंगे, गीत फरोश किसकी रचना है तो भवानी प्रसाद मिश्र की है। भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में बता दें तो यह जो है गांधीवादी विचारधारा के कवि रहे हैं। और इनका एक और प्रसिद्ध रचना है, इनकी प्रसिद्ध रचना है सतपुड़ा के जंगल। बुनी हुई रस्सी जो इनकी एक कृति है, बुनी हुई रस्सी, इसको नोट कर लीजिएगा, बुनी हुई रस्सी। इस पर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना पर इनको मिला था। तो यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र की 3 रचनाएं, गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, सतपुड़ा के जंगल। अन्य विकल्प की बात करते हैं तो गिरिजा कुमार माथुर की जो रचनाएं हैं मंजीर हो गया, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की छाया, छाया मत छूना मन आदि रचनाएं जो है गिरिजा कुमार माथुर जी की हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक युग का मीरा हैं, आधुनिक युग की मीरा हैं, यानी कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। महादेवी वर्मा, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह ए होगा, यानी कि महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। यदि महादेवी वर्मा की रचनाओं की बात करें तो निहार, नीरजा, रश्मि, यामा, सांध्य, दीपशिखा आदि रचनाएं जो है महादेवी वर्मा जी की हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बीती विभावरी जागरी गीत के प्रणेता हैं, यानी कि बीती विभावरी जागरी यह गीत किसने लिखा है पूछा जा रहा है। तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ये आंसर सही है, यानी कि जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने ही इस गीत को लिखा है। बीती विभावरी जागरे अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। और इसमें बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो यह रूपक अलंकार का उदाहरण है, रूपक अलंकार का उदाहरण है। जयशंकर प्रसाद की यदि रचनाओं की बात हम करें तो कानन कुसुम है इनकी रचनाएं, प्रेम पथिक है, झरना है, चित्राधार है, आंसू है, लहर है, कमायनी है, ये सब रचनाएं जो है जयशंकर प्रसाद की है। और जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा अन्य विकल्प की यदि हम बात करते हैं तो महादेवी वर्मा यह भी छायावाद के अंतर्गत ही आती हैं। सुमित्रा नंदन पंत जो है यह भी छायावाद के अंतर्गत ही आने वाले कवि हैं। और सुमित्रा नंदन पंत को जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, यानी कि प्रकृति का सुकुमार कवि पूछा जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। एक विकल्प और है हरबंश राय बच्चन। हरबंश राय बच्चन की यदि हम बात करें तो यह जो है प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। और इनकी यदि प्रसिद्ध कृतियों की बात करते हैं
इनकी प्रसिद्ध कृतियों की बात करते हैं तो मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश, इनकी 3 रचनाएं हैं, प्रसिद्ध हैं मधु कलश। और हरबंस राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा है कि हालावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। नोट करेंगे, हालावाद का प्रवर्तक, हालावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो हरबंस राय बच्चन को कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, यानी कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किस ग्रंथ को माना जाता है? पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह ए ऑप्शन सही है, यानी कि पृथ्वीराज रासो को जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और इसके रचयिता जो हैं चंद बरदाई जी हैं। इसके रचयिता जो हैं चंद बरदाई इसके रचयिता हैं। और चंद बरदाई को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि भी कहा जाता है, यानी कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो और हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि तो चंद बरदाई। अन्य विकल्प की यदि हम बात करते हैं तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की कृति है। मलिक मोहम्मद जायसी की कृति है। यह 57 खंडों में है और यह अवधी भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस यह गोस्वामी तुलसीदास की प्रसिद्ध कृति है और इसमें जो है 7 कांड हैं और यह रामचरितमानस भी अवधी भाषा में लिखी गई कृति है। इसके बाद आता है रामचंद्रिका। यह बहुत महत्वपूर्ण कृति है। पूछा जाता है कि रामचंद्रिका किसकी रचना है, तो रामचंद्रिका के बारे में यदि हम बात करें तो रामचंद्रिका केशव की कृति है। केशवदास की यह रामचंद्रिका जो है केशवदास की कृति है। और आपको बता दें कि रामचंद्रिका जो है यह 39 प्रकाश में विभक्त है, यानी कि यह 39 प्रकाश में विभक्त है, यानी कि खंड में विभक्त है। और यदि हम रामचंद्रिका की बात करें तो रामचंद्रिका जो रचना है इसको जो है छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है 125 छंदों का प्रयोग हुआ है। इसीलिए इस कृति को जो है छंदों का अजायब घर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रीतिकाल का अन्य नाम है, यानी कि रीतिकाल को एक अन्य नाम किस नाम से जानते हैं? तो इसमें है, पहला है स्वर्णकाल, बी है सिंगार काल, सी है उद्भव काल और डी है संक्रांति काल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह बी होगा, यानी कि रीतिकाल को हम जो है सिंगार काल के नाम से भी जानते हैं। यानी कि रीतिकाल को जो सिंगार काल नाम दिया गया था वह आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा दिया गया था। ये भी नोट कर लीजिएगा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को सिंगार काल कहा है। यदि हम बात करें कि रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया, जबकि रीतिकाल को रीतिकाव्य नाम जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। रीतिकाल को अलंकृत काल, यह भी पूछा जाता है कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है। रीतिकाल को अलंकृत काल की बात यदि हम करते हैं कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है, तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को नाम क्या दिया? अलंकृत काल। अलंकृत काल कहा है, अलंकृत काल कहा है। जबकि रमाशंकर शुक्ल रसाल जो है रीतिकाल को कला काल नाम दिया है।
यानी कि रीतिकाल के नाम की बात करें तो रीतिकाल को रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम जो है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रीतिकाल को रीतिकाव्य नाम जॉर्ज ग्रियर्सन, रीतिकाल को कला काल नाम जो है रमाशंकर शुक्ल रसाल और रीतिकाल को अलंकृत काल नाम जो है मिश्र बंधु ने दिया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अमीर खुसरो कवि हैं, यानी कि अमीर खुसरो कवि किस युग के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो अमीर खुसरो जो हैं आदिकाल के कवि हैं। इस प्रकार ए ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि अमीर खुसरो जो है आदिकाल के कवि हैं। यदि अमीर खुसरो के बारे में हम बात करें तो इन्हें जो है खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। यानी कि पूछा जाए कि खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है, तो अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो की यदि रचनाओं की हम बात करें तो अमीर खुसरो की रचना है खालिक बारी। खालिक बारी, खालिक बारी इनकी रचना है। हालात ये कन्हैया है, नजराने हिंदी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और अमीर खुसरो जो है पहेलियाँ बहुत लिखते थे, पहेलियों के लिए भी यह प्रसिद्ध हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूफी काव्य धारा के कवि हैं, यानी कि इसमें से कौन से कवि जो है सूफी काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? तो जायसी, रैदास, नानक, तुलसीदास। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह ए होगा, यानी कि जायसी जो हैं वह सूफी काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। सूफी काव्य धारा को एक अन्य नाम से जानते हैं, प्रेमाश्रयी काव्य धारा। प्रेमाश्रयी काव्य धारा के नाम से भी इसको हम जानते हैं। जायसी की बात करते हैं तो जायसी के अक्षय कीर्ति, यानी कि इनके कीर्ति का आधार जो है, यानी इनके कीर्ति का जो आधार ग्रंथ है वह पद्मावत है। पद्मावत जो कि 57 खंडों में विभक्त है और इसमें जो है राजा रत्नसेन, नागमती और पद्मावती के कथाओं का वर्णन किया गया है। और अन्य इनकी रचनाओं की बात करें तो अखरावट है, आखिरी कलाम है, कन्हावत है, मसलनामा है। यह सब रचनाएं जो है जायसी की हैं। अन्य विकल्प की यदि हम बात करते हैं तो रैदास जो है यह भी जो है भक्ति काल के अंतर्गत जो है निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। और निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत भी यह जो है ज्ञानाश्रयी शाखा अर्थात संत काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। और नानक जी भी संत काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं, जबकि तुलसीदास जी भी भक्ति काव्य के ही कवि हैं और यह राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। और तुलसीदास की प्रसिद्ध कृति है विनय पत्रिका जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है, रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है परमाल रासो किस काल की रचना है? यानी कि बताना है कि परमाल रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो परमाल रासो जो है आदिकाल की रचना है, यानी कि परमाल रासो जो है आदिकाल की रचना या रासो ग्रंथ के अंतर्गत आती है। अब परमाल रासो की यदि बात करें तो परमाल रासो के जो रचयिता हैं वो जगनिक हैं। और परमाल रासो को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है आल्यखंड, यानी कि इसे आल्यखंड के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो है दो वीर सरदार आल्हा और उदल की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन इस परमाल रासो में किया गया है और यह आदिकाल की रचना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग के कवि हैं? यानी कि बताना है कि मैथिली शरण गुप्त जो है आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, भारतेंदु युग। तो मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। यदि मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं की बात करें तो प्रसिद्ध रचनाएं हैं भारत भारती जो कि 1900
1912 में लिखी गई थी और इसी रचना के आधार पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। और इनकी एक प्रसिद्ध और कृति है साकेत, जो कि 1931 ईस्वी में लिखी गई थी। और द्विवेदी युग के समय सीमा की यदि हम बात करें तो यह है 1900 से 1918 का जो समय था उसे द्विवेदी युग के नाम से जाना गया। 1918 से 1936 का जो समय था उसे छायावाद युग के नाम से जाना गया। और 1936 से 1943 का जो समय था उसे प्रगतिवादी युग से, और 1868 से 1900 का जो समय था उसे भारतेंद्र युग के नाम से जाना गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छायावाद की विशेषता। अगला प्रश्न है छायावाद की विशेषता है इतिवृत्तात्मक, सिंगारिक भावना, सौंदर्य एवं प्रेम, उपदेशात्मक वृत्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी होगा, यानी कि छायावाद की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है, सी ऑप्शन सही होगा, सौंदर्य और प्रेम। यदि अन्य विकल्प की बात करें, हम अन्य विकल्प की बात करते हैं तो इतिवृत्तात्मकता और उपदेशात्मक वृत्ति जो है ये दोनों जो प्रवृत्तियां हैं वे द्विवेदी युग की हैं, यानी कि द्विवेदी युग की विशेषता हैं। यानी कि इतिवृत्तात्मक और उपदेशात्मक वृत्ति द्विवेदी युग की विशेषता है, और सिंगारिक भावना जो है यह रीतिकाल की विशेषता है। जबकि इस प्रश्न का जो सही आंसर है छायावाद की विशेषता है तो सौंदर्य एवं प्रेम। प्यारे बच्चों, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकायतन कृति के रचनाकार हैं। पूछा जा रहा है कि लोकायतन किसकी रचना है। निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। तो इसका जो सही आंसर है सुमित्रानंदन पंत की रचना है लोकायतन। और लोकायतन पर सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, यानी कि इस रचनापन को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। और अन्य विकल्प की बात करते हैं तो इसमें हैं निराला जी, जिनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें महाप्राण के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं की यदि हम बात करें तो राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, जिसे हिंदी साहित्य का प्रथम शोकगीत भी कहा जाता है, तुलसीदास, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता इनकी व्यंग्यात्मक कृति है। इसमें है महादेवी वर्मा, यह भी छायावाद के अंतर्गत आने वाली कवित्री हैं। और इनकी रचनाओं की बात करें तो नीरजा, निहार, रश्मि जो है, दीप शिखा, सांध्य गीत, यामा इनकी कृतियां हैं। रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृति का नाम यदि हम बात करें तो उर्वशी हो गया, जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में मिला था। फिर इनकी रचनाओं की बात करें तो कुरुक्षेत्र हो गया, रश्मिरथी हो गया, यह आदि इनकी कृतियां हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि नहीं है, यानी कि कौन सा कवि जो है छायावादी कवि नहीं है। राम कुमार वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही है। मैथिली शरण गुप्त जो है वह जो है छायावादी कवि नहीं है, बल्कि मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो इनकी प्रसिद्ध कृतियों की यदि बात करें तो साकेत, भारत भारती, यशोधरा इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। अब अन्य विकल्प की यदि हम बात करते हैं तो राम कुमार वर्मा जो है उत्तर छायावादी कवि माने जाते हैं, यानी कि छायावाद के अंतर्गत ही माने जाते हैं। और राम कुमार वर्मा के यदि प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति की बात करें तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इनके द्वारा ही लिखा गया है। महादेवी वर्मा ये भी छायावाद के अंतर्गत आने वाली कवित्री हैं और इन्हें जो है आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है, यानी कि महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक युग का मीरा इनको कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि
कहा जाता है। यानी कि प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किस कवि को कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत को। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है शोषण के प्रति सहानुभूत एवं शोषक के प्रति घृणा की प्रवृत्ति मुख्यतः निम्न में से किस युग की है। यानी कि शोषित के प्रति जो है सहानुभूत और शोषक के प्रति घृणा की प्रवृत्ति मुख्यतः किस युग की विशेषता है, तो यह जो है प्रगतिवाद युग की विशेषता, यानी कि सी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। यानी कि हम देखते हैं कि जो प्रगतिवादी विचारधारा है, यानी कि राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवादी या मार्क्सवादी विचारधारा है, वही साहित्य के क्षेत्र में वह प्रगतिवादी विचारधारा कहलाती है। और प्रगतिवादी विचारधारा इस बात पर जोर देती है कि यहाँ समाज में न कोई बड़ा होगा न छोटा होगा, यानी कि न कोई शोषक वर्ग होगा जो कि दूसरे का क्या करे, शोषण करे, यानी कि सब साम्यवादी व्यवस्था की बात करते हैं। और यह जो है कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित जो है युग है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है, यानी कि नई कविता का जनक किसे माना जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद व सायनज्ञ, सच्चिदानंद हीरानंद व सायनज्ञ, राम स्वरूप चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह ए वाला ऑप्शन सही होगा। सच्चिदानंद हीरानंद व सायनज्ञ को जो है नई कविता का जनक भी माना जाता है। देखिए इन्हें प्रयोगवाद का भी जनक माना जाता है और नई कविता का भी प्रवर्तक अज्ञे जी को ही माना जाता है। यदि हम अन्य विकल्प की यदि बात करें तो इसमें जो है राम स्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त डॉक्टर जगदीश गुप्त के संपादन में जो है नई कविता पत्रिका निकलती है। नई कविता पत्रिका 1954 ईस्वी में निकली थी। यह भी पूछा जाता है कि नई कविता पत्रिका किसके संपादन में निकली थी, तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर जगदीश गुप्त के संपादकत्व में यह कविता निकली थी। अगला विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को जैसा कि हम जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर भी उत्तर छायावाद के कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है और इनकी भी रचनाओं को यदि हम देखें तो इनकी भी रचनाएं जो है प्रगतिवाद की श्रेणी में इनको भी रखा जा सकता है। और अगला जो ऑप्शन है धर्मवीर भारती, यह प्रयोगवादी कवि हैं और इनकी प्रसिद्ध कृति की बात करें तो कनु प्रिया, नोट करिएगा कनु प्रिया इनकी प्रसिद्ध कृति का नाम है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अगला है सिंगार लहरी के रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र। तो सिंगार लहरी जो रचना है यह जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। सिंगार लहरी इनकी एक रचना है। विष्णु लहरी भी इन्हीं की कृति है। सिंगार लहरी, विष्णु लहरी, हिंडोला है। अगर इनके प्रसिद्ध कृतियों की बात करें तो ऊधव शतक ये जो कि आपके 12वीं में पढ़ना भी है, ऊधव शतक है। फिर इसके बाद इनका है गंगावतरण, यह भी आपके पाठ्यक्रम में है। गंगावतरण इनकी प्रसिद्ध कृति है। और हिंडोला भी है, इनकी रचना है। कलकासी है, हरिश्चंद्र है। कलकासी में जो है काशी का वर्णन किया गया है। अन्य विकल्प की यदि हम बात करें इसमें तो मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग के कवि हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को जो है भारतेंद्र युग का जनक माना जाता है और इन्हें जो है आधुनिक युग का जनक भी माना जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र, यदि भवानी प्रसाद मिश्र की हम बात करें तो भवानी प्रसाद मिश्र की प्रसिद्ध कृति का नाम है गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, सतपूर्णा के जंगल। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त
की काव्य कृति है, यानी कि कौन सी रचना जो है मैथिली शरण गुप्त की है, इसको बताना है। त्रिकाल संध्या, इत्यलम, सिद्धराज, नील कुसुम। तो इसमें जो हम देखेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि सिद्धराज किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की यह कृति है। मैथिली शरण गुप्त की और कृतियों की बात करें तो साकेत हो गया, भारत भारती हो गया, भारत भारती इनकी कृति हो गई। फिर इसके बाद विष्णु प्रिया भी इन्हीं की कृति है, विष्णु प्रिया हो गई। यशोधरा जो कि इनकी चंपू काव्य माना जाता है, यशोधरा आदि सब कृतियाँ जो है मैथिली शरण गुप्त की हैं। अन्य विकल्प की यदि इसमें बात हम करें तो त्रिकाल संध्या जो रचना है यह भवानी प्रसाद मिश्र की कृति है, यानी कि त्रिकाल संध्या की बात करते हैं, नोट करेंगे त्रिकाल संध्या जो है ये भवानी प्रसाद मिश्र की कृति है, भवानी प्रसाद मिश्र की कृति का नाम है त्रिकाल संध्या। इत्यलम जो रचना है यह अज्ञेय की कृति है, इत्यलम। और नील कुसुम जो रचना है यह रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, रामधारी सिंह दिनकर की कृति का नाम है नील कुसुम। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है छायावाद काल की अवधि है, यानी कि बताना है कि छायावाद युग कब से कब तक था। तो पहला ऑप्शन है 1868 से 1900, 1900 से 1918, 1918 से 1936, 1936 से 1943। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा 1918 से 1936 का जो समय था उसे हिंदी साहित्य में छायावाद के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बता दें कि कभी कभी जो ऑप्शन में जो देता है 1918 से 1938 भी देता है, तो अगर 1936 नहीं है तो 1938 भी सही माना जाता है। और अन्य विकल्प की यदि हम बात करें इसमें तो 1868 से 1900 का जो समय था, ईस्वी का समय था, इसे भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। और 1900 से 1918 का जो समय था इसे द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं, जबकि 1936 से 1943 ईस्वी का जो समय था इसे हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रगतिवाद युग के नाम से हम जानते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है नीरजा के रचनाकार हैं, यानी कि नीरजा किसकी कृति है। सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, वियोगी हरि। तो नीरजा जो है रचना है वह महादेवी वर्मा की कृति है। महादेवी वर्मा की अन्य कृतियों की बात करें तो रश्मि भी इनकी कृति है। फिर इसके बाद सांध्य गीत भी है, यामा जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अन्य विकल्प की यदि हम बात करें इसमें तो सुमित्रा नंदन पंत जी को जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और पंत जी की यदि रचनाओं की बात करें तो ग्रंथि है, उच्छ्वास है, वीणा है, पल्लव है, गुंजन है, युगांतर है, युगवाणी है, सब रचनाएं जो है, स्वर्णधूल, स्वर्ण किरण, सब रचनाएं जो है सुमित्रा नंदन पंत की है। और पंत जी को प्रगतिवाद का जनक माना जाता है, यह भी नोट कर लीजिएगा। पंत जी को जो है प्रगतिवाद का जनक माना जाता, पंत जी को जो है प्रगतिवाद का जनक माना जाता है। प्रगतिवाद का जनक किसे माना जाता है तो सुमित्रा नंदन पंत को माना जाता है। इसमें बात करते हैं जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना जाता है। और एक और विकल्प है वियोगी हरि। वियोगी हरि की यदि हम बात करें तो वियोगी हरि की एक कृति का नाम है वीर सतसई इनकी कृति है। और इसी कृति पर इनको जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किया भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, जयशंकर प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ये ऑप्शन सही होगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इस पत्रिका का प्रकाशन 1868 ईस्वी में काशी से किया था। यदि भारतेंद्र जी के अन्य पत्रिकाओं की बात करें तो हरिश्चंद्र मैगनीज, जो कि 8 अंक निकलने के बाद इसका नाम परिवर्तित हो गया था। अब परिवर्तित होने के बाद इसका नाम पड़ गया था हरिश्चंद्र चंद्रिका। और भारतेंद्र जी की एक और पत्र निकाला था जिसका नाम था बाला बोधिनी पत्रिका। बाला बोधिनी पत्रिका। अब बाला बोधिनी पत्रिका की यदि हम बात करें तो यह स्त्रियों के लिए विशेष रूप से यह पत्र निकाला गया था, स्त्रियों के लिए निकाला गया था। और 1874 ईस्वी में यह निकला था, 1874 ईस्वी में। और हरिश्चंद्र मैगनीज जो पत्र है 1873 ईस्वी में निकला था। यदि अन्य विकल्प की यदि हम बात करते हैं, अन्य विकल्प की, तो बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप नामक पत्र का जो है संपादन कार्य किया था और यह पत्र जो है इलाहाबाद से निकलता था, प्रयागराज से। जयशंकर प्रसाद की यदि बात करें तो जयशंकर प्रसाद ने इंदु पत्रिका का संपादन कार्य किया था। नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है कि इंदु पत्रिका का संपादन कार्य किसने किया था। इंदु पत्रिका 1909 ईस्वी में इन्होंने इंदु पत्रिका का संपादन कार्य किया था, यानी इंदु पत्रिका यह निकालते थे। और माना जाता है कि इसी इंदु पत्रिका से जो है छायावाद का आविष्कार होता है। और इसके बाद है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जो है कानपुर से जो है ब्राह्मण पत्रिका को यह निकालते थे, ब्राह्मण पत्रिका को यह कानपुर से निकालते थे। और यह पत्र जो है कभी पैसे के अभाव में बंद होने वाला था, तो इन्हें एक बार इस पत्र के लिए चंदा भी मांगना पड़ा था। और इन्होंने कहा था 8 मास बीते जजमान, अब तो करो कुछ दक्षिणा दान। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 35 प्रश्नों को हल किए और इन्हें व्याख्यात्मक रूप से हल किए। तो इससे मान के चलिए कि लगभग हमारे 70 से 80 क्वेश्चन इससे तैयार हो गए। और इसमें जो है काव्य साहित्य के विकास पर अभी आधारित प्रश्नों की यदि हम बात करें तो अभी 2 पार्ट में और आएगा। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।